नमस्कार दोस्तों। आज हम धातु एवं अधातु का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे संक्षारण क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि धातुओं की प्राप्ति होती कैसे है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम अयस्क का इस्तेमाल करते हैं धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए। अब जानते हैं कि इन अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अब इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी हो जाता है। इन्हें हटाना कैसे है वो इस बात पे निर्भर करता है कि अशुद्धियां किस तरीके की हैं। जैसे कि अगर मिट्टी है तो फिर उसे धोकर हटाया जा सकता है, या फिर कोई लोहे की अशुद्धियां हैं तो उन्हें हम चुंबक का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन अयस्क का उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन अयस्क में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ से आयरन का निष्कर्षण करने से पहले इस मिट्टी को हटाना होगा। अब जब ये अशुद्धियां हट जाती हैं तो हमारे पास अयस्क बचता है। उसके बाद बारी आती है निष्कर्षण की। निष्कर्षण किस तरीके से किया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो धातु है उसकी सक्रियता कितनी है। जैसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं ये काफी अनाभिक्रिय होती हैं। तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार, जिसका सूत्र होता है HgS। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले HgO में बदलता है और उसके बाद अगर हम इसे फिर से गर्म करें तो उससे हमें Hg यानी कि मरकरी मिल जाता है। ये तो था जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं उन तत्वों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, पर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण उनसे अलग होता है। अगर हम इन धातुओं की बात करें तो प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। परंतु यहाँ भी एक परेशानी है, सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु निकालना थोड़ा कठिन है और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सल्फाइड और कार्बोनेट को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जिंक सल्फाइड है, यहाँ पर ध्यान दीजिए वायु की उपस्थिति, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, उसमें गर्म करने पे ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में हमें SO2 गैस मिलेगी। इस प्रक्रिया का नाम है भर्जन। ध्यान दीजिए भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है और ये सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं कार्बोनेट अयस्क की बात करें तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि हमने ये अभिक्रिया सीमित वायु में की है। तो जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में गर्म करने से हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब हमारे पास धातु ऑक्साइड आ गया, तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए हम उपयुक्त अपचायक का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें धातु मिल जाएगा। उदाहरण के लिए निस्तापन या भर्जन की मदद से हमारे पास धातु ऑक्साइड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड आया है। हम इसकी अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जो जिंक है वो अलग हो जाएगा। इससे हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती हैं ये बहुत ही ज्यादा ऊष्मक्षेपी होती हैं। यहाँ तक कि
इनमें से एक अभिक्रिया जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊर्जा विकसित होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक तो प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा विक्रियाशील होते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघटनी का। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को जल में मिला लेंगे और कैथोड और एनोड की मदद से इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। अब जैसा हम जानते हैं, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम का आयन जो कि पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और क्लोरीन का आयन जो कि नेगेटिव होता है वो एनोड की तरफ जाएगा। इससे एनोड पे हमें क्लोरीन मिल जाएगा और कैथोड पे सोडियम। अब बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की। अभी हमने जितने भी प्रक्रमों की बात करी, भर्जन, निष्पादन, विद्युत अपघटनी, विस्थापन आदि, इन सभी प्रक्रमों से जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। तो धातुओं से जो अपद्रव होते हैं उन्हें हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि कैथोड हमारी शुद्ध धातु होती है और एनोड वो धातु होती है जिसे शुद्ध करना होता है। जब इस विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड से जो शुद्ध धातु है वो कैथोड वाली शुद्ध धातु पे चली जाती है और जितने भी अपद्रव होते हैं वो एनोड के नीचे ही इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है एनोड पंख। इसी प्रक्रम का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। चलिए अब बात कर लेते हैं संक्षारण की। खुली वायु में अगर आप कुछ दिनों तक सिल्वर की वस्तुएं डालें तो वो काली हो जाती हैं, क्योंकि उस पे सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर भूरे रंग का होता है, पर वायु में ज्यादा दिनों तक छोड़ने पे ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कॉपर कार्बोनेट की एक परत होती है। जंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लोहे को अगर हम खुली वायु में रख दें तो उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए हम धातु को पेंट कर सकते हैं, उस पे तेल लगा सकते हैं, उस पे ग्रीस लगा सकते हैं, या साद लेपन और क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, या एनोडीकरण कर सकते हैं, या फिर मिश्रित धातु बना सकते हैं। इन सभी से जंग से धातु को बचाया जा सकता है। यशाद लेपन क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो यशाद लेपन में हम क्या करते हैं कि धातु के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता। मिश्रित धातु की बात करें तो दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कॉपर में चांदी को मिलाते हैं तो उससे हमें पीतल मिलता है। यदि कोई एक धातु पारद होता है तो मिश्रित धातु को अमलगम कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है और उसके बाद हमने जाना कि संक्षारण क्या होता है। धन्यवाद।